नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे पदभेद, और पदभेद को जो अपन ने लास्ट छोड़ा था वो अपन ने पदभेद के जो प्रकार है वो देखे थे कि कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो वो अपन ने देख लिया था कि इनको 3 भागों में बांटा गया था। पहला कौन सा है? पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो अपन तीनों की जब बात कर रहे थे, यहाँ तक अपन ने जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अपन सबसे पहले बात करें कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है, तो व्युत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति किसे कहते हैं। एक तो होता है व्युत्पत्ति जो नंबर 1 है, नंबर 2 पे आएगा उत्पत्ति। ठीक है, तो व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए शब्द के आधार पर, या फिर जो अपन बना करके, जिस शब्द को बना करके लिखते हैं उसके आधार पर जिस प्रकार से पद के भेद किए जाएंगे, तो वो कौन से होंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति यानी बनावट के अनुसार। ठीक है, बनावट यानी कि एक से अधिक शब्दों को मिला करके और पद बनाना। ठीक है, और उनको मिला करके और एक बड़ा शब्द बना देना, बड़ा शब्द बना करके उसका प्रयोग किसमें करना? वाक्य में प्रयोग करना ही वो जो है व्युत्पत्ति के आधार पर कहलाए। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर। बात एक ही है, व्युत्पत्ति को अपन समझने के लिए अपन ने क्या लिखा है? बनावट। यानी कि व्युत्पत्ति को अपन बनावट कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपन शब्दों को जोड़ करके और जो एक बड़ा शब्द बनाते हैं उसको कहते हैं बनावट। यानी अनेक शब्दों को मिला करके, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके और जो अपन एक शब्द बनाएंगे, और वो कैसा होना चाहिए? वो शब्द होना चाहिए क्या बोलते हैं अपन, जैसे सार्थक होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं अपन? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द या फिर पद के भेद। ठीक है, तो यहां पे अपन ने दोनों को कर दिया, इसको कोष्टक में कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर पद के 3 भेद होते हैं। अब यहां पर अपन ने देखो, पहली बात तो अपन ने इसका मतलब पद जो है, अपन पद भेद जो पढ़ रहे हैं, पद भेद को जब अपन ने बांटा है तो उनको कितने भागों में बांट दिया अपन ने? 3 भागों में। कौन कौन से हो गए 3 भाग? पहला हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर। ये 3 हो गए। ठीक है, उन तीनों में से अपन फर्स्ट वाला जो भाग है उसको पढ़ रहे हैं, और उस जो फर्स्ट वाला भाग है व्युत्पत्ति के आधार पर, उसको भी कितने भागों में बांटा गया है? उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। और उसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो 3 भागों में वो होंगे, नंबर 1 पे पहला जो है वो है रूढ़ शब्द। पहला कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द। अब अपन बात करेंगे रूढ़ शब्द की, कि रूढ़ शब्द जो है वो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों की
अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बनते, नहीं बनते तथा उनके टुकड़े करने पर वे निरर्थक हो जाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द? वे शब्द जो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते, यानी कि वो स्वयं ही, उनका अस्तित्व भी अलग होता है, वो किसी अन्य शब्द को मिला करके उनका प्रयोग मतलब निर्माण नहीं होता। ठीक है, वो स्वयं अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते हैं। तो और उनका जब टुकड़ा किया जाएगा, उनको जब तोड़ा जाएगा, उनको जब अलग अलग किया जाएगा, तो वो क्या कैसे हो जाते हैं? वो निरर्थक हो जाते हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी। जैसे बात करें अपन, तो अपन ने शब्द क्या लिखा है यहां पे? पानी। लाल, काला, प्लेट आदि। यानी कि इस प्रकार के जो शब्द हैं, अब ये शब्द जो बने हैं वो किसी अन्य शब्द की सहायता से बने क्या? नहीं बने। ये शब्द कैसे हैं? स्वतंत्र है। ये एक ही अर्थ का बोध करवाते हैं। जैसे अपन इनका नाम लेंगे, अपने दिमाग में जो इमेज बनेगी वो सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। ये किसी अन्य शब्द की सहायता से बने क्या? नहीं बने हैं। जब अपन इनके टुकड़े कर देंगे, इसका पा प्लस नी कर देंगे अपन, या फिर ला प्लस ले कर देंगे, अलग अलग जब टुकड़े कर देंगे, तो उनका कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वो कैसे हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। और निरर्थक होने के कारण और किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनने के कारण ये शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। ठीक है, अगला जो है नंबर 2, नंबर 2 पे आएगा। अपन इसको ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसके आधार पे पढ़ रहे हैं अपन। जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति के आधार पे जो पहला भाग है उसको पढ़ रहे हैं अपन, और उसका भी अपन ने पहला वाला कौन सा पढ़ा है? रूढ़ शब्द। ठीक है, अब नंबर 2 जो है, तो नंबर 2 पे आएगा यौगिक शब्द। एक तो हो गया रूढ़ शब्द, और दूसरा जो है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, तो दूसरा कौन सा है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द
जो किसी अन्य शब्द की सहायता से, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द की सहायता से बनते हैं ऐसे शब्द संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की सहायता से बनाए जाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द, यौगिक शब्द की पहचान है ये। यौगिक शब्द, किन शब्दों को अपन यौगिक शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। तो वे शब्द जो किसी अन्य शब्द की सहायता से, यानी कि किसी अन्य यानी कि दूसरा जो शब्द है, उन दो शब्दों के कम से कम दो शब्द होने चाहिए, उसमें दो शब्दों के मेल से उसका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, शर्त है ये उसकी। यानी कि किसी अन्य शब्द की सहायता से बनते हैं, उसमें ऐसे शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की सहायता से बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे जो शब्द होते हैं वो शब्दों को किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, या तो संधि हो, या समास हो, या प्रत्यय हो, या उपसर्ग हो, उनकी सहायता से बनाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी पहचान। अब है उसके उदाहरण, भाई किस प्रकार के शब्द इसमें हो सकते हैं। तो एक शब्द होता है अपने सामने विद्यार्थी, एक शब्द होता है विद्यार्थी। ठीक है, अब विद्यार्थी का जैसे अपन संधि करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, एक होता है विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, जैसे इसका अपन टुकड़े करेंगे तो शब्द निकल करके आएगा, वो होगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो है दूध वाला, दूध वाला। टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा दूध प्लस वाला। अब ये जो शब्द है, ये कितने शब्द हो गए, दो शब्द हो गए। दोनों कैसे हैं, सार्थक शब्द है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, अलग अलग अर्थ होने के कारण दोनों शब्द कैसे हैं, सार्थक है। यानी कि जब अपन ने यौगिक जो शब्द है, यौगिक शब्द के जब टुकड़े किए, तो टुकड़े करने पर जो दोनों शब्द अलग अलग किए, दोनों शब्द भी कैसे हुए, सार्थक हुए। जबकि रूढ़ शब्द के अपन ने जब टुकड़े किए तो वो कैसे हो गए, निरर्थक, यानी कि उनका किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। किसका, रूढ़ शब्दों का कोई अर्थ टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। जबकि
यहाँ पर जो यौगिक शब्द हैं, तो यौगिक शब्द जो है उनके जब टुकड़े किए तो टुकड़े करने पर भी उनके जो अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग जो शब्द बने, तो उनका भी कोई ना कोई अर्थ, निश्चित अर्थ निकल रहा है। ये कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। ठीक है, अब इसी का भाग है नंबर 3। ठीक है, और नंबर 3 पे जो आएगा वो नंबर 3 पे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी कि पहले अपन ने कौन सा देखा था? पहले देखा था अपन ने रूढ़ शब्द, उसके बाद में यौगिक शब्द, और अब हो गया योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 पे कौन सा आ गया? योग रूढ़ शब्द। अब इसकी जो पहचान है वो है ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी सामान्य अर्थ को, जो किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करके कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द? यानी कि ऐसे यौगिक शब्द जो किसी सामान्य अर्थ को नहीं बता करके, और क्या बताते हैं? वो कोई विशेष अर्थ बताते हैं, यानी कि वो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, उसको सामान्य जो अर्थ है, सीधा जो अर्थ है उसको नहीं बताते हैं, उसके अलावा उसको घुमा करके कोई अन्य अर्थ निकालते हैं, कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसमें जैसे एक शब्द होता है पंकज। पंकज जैसे शब्द लिखा है अपन ने यहां पे कौन सा? पंकज। अब जब अपन इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे इसका पंक प्लस ज। पंक यानी होता है कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल।
जब अपन पंकज बोलेंगे, पंकज के अपन टुकड़े करेंगे, पंक प्लस जय अपन ने टुकड़े कर दिए, लेकिन इनका जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ है इनका दोनों का अलग अलग। पंक यानी कि कीचड़ और जय यानी जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। लेकिन अपन कीचड़ में जन्म लेने वाला उस अर्थ को नहीं लिख करके और उसका विशेष अर्थ निकालेंगे। विशेष अर्थ कौन सा है कि कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। किसका जन्म होता है कीचड़ में? कौन पैदा होता है कीचड़ में? कौन खिलता है कीचड़ में? कमल खिलता है। तो अपन ने एक विशेष, यानी कि ये तो हो गया इसका सामान्य अर्थ कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये तो सामान्य अर्थ हो गया इसका। लेकिन ये सामान्य अर्थ को नहीं बता करके किसको बता रहा है? विशेष अर्थ को, यानी कि जो अन्य अर्थ निकल करके आ रहा है उस अर्थ को बता रहा है। और अन्य अर्थ कौन सा निकला है इसका? कमल। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से अगला उदाहरण है इसका लंबोदर। लंबोदर, ठीक है। लंबोदर जो है इसके जब अपन टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा लंबा प्लस उदर। लंबोदर यानी कि अब यहां पर जब टुकड़े कर दिए अपन ने, लंबा प्लस उदर यानी कि लंबा है, उदर यानी पेट, उन लंबा है पेट जिसका वह कौन है, तो वह कौन है यहां पर। ये तो हो गया इसका सामान्य अर्थ, लंबा है पेट जिसका, तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन वह कौन है, अपन दिमाग में सोचो कि वह कौन है, और सोच करके अपन जो अन्य अर्थ पे जाएंगे वो अन्य अर्थ कौन सा होगा? विशेष अर्थ होगा, ठीक है। और वो निकल करके क्या आएगा? गणेश। लंबोदर किसको कहते हैं अपन? गणेश जी को, ठीक है। किसको कहते हैं? गणेश जी को। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, वह कौन है? गणेश जी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, एक बार इसको नोट करो आप। ठीक है, नोट कर लिया। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो भाग है इसका उत्पत्ति के आधार पर उसको पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में। मिलते हैं कल अगले भाग को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।